धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया था। उस दिन विंग और वांग जी के हाथों में हिल स्टेशन के विला की चाबी पकड़ा देने के बाद कुछ दिन बाद ही मैडम लैन ने उन्हें कहा था कि वो वहाँ मूव हो जाए। विंग इन कुछ दिनों में मैडम लैन, सिचन और अपने फादर इन लॉ से अटैच्ड हो गया था, क्योंकि वो लोग विंग को बहुत ही प्यार से रखते थे। विंग को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होने देता था कि वो अपनी फैमिली से दूर थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश किया था ताकि वो विंग को ये यकीन दिला सके कि हाँ, वो विंग के अपने हैं। धीरे धीरे विंग भी उन लोगों से घुल मिल गया था। विंग उनके सामने बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव करता था। वांग जी को कभी कभी देखकर हंसी आता था तो कभी कभी गुस्सा भी आता था, लेकिन वांग जी के सामने विंग कभी भी ऐसा हरकत नहीं करता। वांग जी के सामने तो विंग बहुत ही मैच्योर बनने की कोशिश करता था। ये दिखाता था कि विंग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जिस बात से वांग जी को थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आता है, वांग जी को नहीं, उसके उल्फ को। इसलिए विंग वहाँ से जाना नहीं चाहता था। और ऊपर से विंग को ये डर था कि फिल्म में सिर्फ वो और वांग जी होगा, फैमिली मेम्बर कोई नहीं होगा। तो फिर विंग किससे बातें करेगा, किसके साथ अपने बातों को शेयर करेगा। यहाँ विंग मैडम लैन सिचन और अपने फादर इन लॉ के साथ सब कुछ शेयर करता था। उसकी और वांग जी की प्राइवेट बातों के सिवाय मैडम लैन, सिचन और मास्टर लैन भी विंग को जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन वो लोग भी समझ रहे थे कि दोनों को अकेले वक्त बिताने देना चाहिए। इसीलिए उन्होंने विंग को ज़्यादा नहीं रोका। विंग वांग जी के साथ विला में मूव हो गया था। मैडम लैन उन दोनों के सामान को विला में शिफ्ट कर दिया था और अपने हाथों से पूरे विला को डेकोरेट किया था। विंग को तो पता भी नहीं था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में कैसा अंधेरा छाने वाला है। विंग का सामान मैडम लैन ने वांग जी के रूम में ही शिफ्ट करवा दिया था। जब विंग अपने रूम पे जाता है तब वांग जी अभी नहाकर बाहर आया था। उसके वेस्ट में सिर्फ एक टॉवल लपेटे हुए था। अचानक से वांग जी को ऐसी हालत में देखकर विंग की आंखों का कलर चेंज होने लगता है। विंग के उल्फ धीरे धीरे बाहर आने लगता है। वांग जी विंग का फेरोमोन को महसूस कर पाता है। विंग के फेरोमोन मानो वांग जी को एक नशे में ला रहा था। वांग जी का आंखों का कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगता है। वांग जी विंग की तरफ एक कदम करके बढ़ाते जाता है और फाइनली विंग के वेस्ट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लेता है। वांग जी के इस अचानक एक्शन से विंग शिवर करके उठता है। विंग अपनी जगह पर स्टिफ हो गया था। वो अपने आपा में नहीं था। उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वांग जी के साथ भी ऐसा ही था। दोनों एक दूसरे को इंटेंसली देख रहे थे। देखते ही देखते वांग जी ने अपने लिप्स के साथ विंग के लिप्स को जोड़ दिया था। वांग जी धीरे धीरे विंग को किस करने लगा और उसके फेरोमोन को इनहेल करने लगा। वांग जी विंग के फेरोमोन से पागल होता जा रहा था और स्लोली किस अब अग्रेसिव किस में बदल रहा था। वांग जी धीरे धीरे विंग के मुंह के हर एक कोने को एक्सप्लोर करता है। फाइनली एक लंबा चौड़ा किसिंग सेशन के बाद जब विंग को ब्रीथिंग की ज़रूरत होता है तब वांग जी उसके लिप्स को छोड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वांग जी कुछ और कर पाता, विंग अचानक से अपने आप पर कंट्रोल पा लेता है। वो अपने माइंड को ब्लॉक कर लेता है और अपने आंखों को एक बार बंद करके फिर से खोलता है ताकि वो अपने होश में आ सके। विंग को रियलाइज़ होता है कि वो क्या कर रहा था। उसने वांग जी को अपने आप से पुश कर दिया। विंग ने जब वांग जी को अपने आप से पुश किया तब वांग जी भी अपने होश में आ गया। तो वांग जी गुस्सा होकर विंग को देखने लगा। इस बार वांग जी अपने उल्फ के नहीं अपने कब्जे में था। वांग जी को इस बात का गुस्सा था कि उल्फ ने उसके ऊपर कब्जा करके विंग को ऐसे किस कर रहा था, या फिर इस बात का गुस्सा था कि विंग उसे अपने आप से दूर कर दिया। पता नहीं था। वांग जी बस गुस्सा कर रहा था। दूसरी तरफ विंग था। उसका उल्फ छटपटा रहा था बाहर आने के लिए, लेकिन विंग अपना माइंड लिंक करके अपने उल्फ के साथ कहता है कि देखो, मैं ये सब, वो मेरा हस्बैंड है, उसका मेरे ऊपर हक है, वो मेरा अल्फा है, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे कि मुझे बाद में रिग्रेट फील हो। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें अपना मेट चाहिए, तुम अपने मेट के पास जाना चाहते हो, लेकिन तुम भी तो समझो ना, हम अपने दबाव में आके ये सब नहीं कर सकते। अगर हम दोनों के बीच कभी ऐसा होता है तो मैं चाहता हूँ कि वो पूरे होश और आवाज़ में हो, ताकि हम दोनों अपने पूरे होश और आवाज़ के साथ एक दूसरे को अपना सके। ना ही कोई मेड बॉन्ड और ना ही कोई अल्फा ओमेगा बॉन्ड के लिए। विंग का उल्फ भी उस विंग को समझता था, इसीलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। कहीं ना कहीं इन दिनों वांग जी के साथ रहते रहते विंग के दिल में वांग जी के लिए थोड़ा सा फीलिंग्स तो आ ही गया था, और आता भी क्यों नहीं, क्योंकि वांग जी उसका हस्बैंड था, उसका अल्फा था। वही पहले जब विंग को वांग जी के ऊपर से किसी और ओमेगा का फेरोमोन महसूस होता था तब विंग को वांग जी से नफरत होता था, लेकिन अब जब वांग जी विंग
जी के ऊपर से ऐसा कोई स्मेल नहीं आता था। विंग भी समझ रहा था कि वांग जी अब किसी और ओमेगा के साथ नहीं मिलता, इसीलिए विंग भी खुश था। और विंग उन दोनों के रिश्ते के खातिर अपने वुल्फ के खातिर अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहता था। विंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी वांग जी ने गुस्से से कहा कि आखिर तो बड़ी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की। विंग पूरा ब्लैंकली वांग जी को देखने लगा कि आखिर ये इंसान क्या कह रहा है। विंग कहता है, आप मेरे अल्फा हो, मैं यहाँ नहीं होऊंगा तो कहाँ होऊंगा। वांग जी कहता है, कौन सा अल्फा, किस अल्फा की बात कर रहे हो? क्या मैंने तुम्हें अभी तक ओमेगा मार्क किया है? क्या मैंने तुम्हें अपना ओमेगा माना है? क्या तुम्हें कभी भी कोई हक दिया है? तो फिर आखिर तुम्हें ये गलतफहमी हुआ कैसे कि तुम मेरे ओमेगा बन सकते हो? हमारी शादी बस नाम की शादी है। और हाँ, याद रखना, मैं और तुम हस्बैंड वाइफ सिर्फ अपने फैमिली के सामने होंगे, बाकी बंद कमरे में न मैं तुम्हारा कुछ लगता हो और न तुम मेरे को करीब आने की भी कोशिश मत करना, समझे? ये कह के उसने विंग के चेस्ट पे एक फिंगर रख के विंग को दूर धकेल दिया। विंग 2 कदम पीछे जाके खड़ा हो गया। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी ने कहा, कोई लेकिन वेकिन नहीं है। जब मेरी मदर या फिर फैमिली के कोई मेंबर यहाँ तक होगा, हमें दिख रहा होगा, तब तक तुम मेरे ओमेगा होगे। तुम्हें बिल्कुल वैसा ही बिहेव करना होगा जैसे कि हम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, क्योंकि मैं तुम्हें अपना ओमेगा मानता ही नहीं। विंग का पूरा दुनिया मानो एक पल में उजड़ गया था। विंग अभी तो क्या सोच रहा था, अब दोनों के रिश्ते को एक चांस देना चाहता था। विंग कहीं ना कहीं अपने अल्फा को लेकर अपने फैमिली प्लानिंग कर चुका था। वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन आज ही ऐसा होना था और यहाँ उसका अल्फा ही उसे नहीं मानता। विंग के उल्फ बहुत दुखी होता है। उसके उल्फ को तो मानो ऐसा लग रहा था कि वो जीते जी मर जाएगा। उसके दिल में ऐसा पेन हो रहा था। विंग अपने कानों को ढक के वहाँ बैठ गया निढाल होके और कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकते, हम दोनों मैरिड है, तुमने मुझसे मैरिज किया है, तुम इस रिश्ते को ठुकरा नहीं सकते, हम दोनों मेट है, हम दोनों फेटेड पार्टनर है, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अपने इस गंदे जुबान से मेट नाम का इस्तेमाल भी मत करना। ना तुम मेरे कोई मेट हो और ना ही मैं तुम्हें अपना मेट मानता हूँ, याद रखना। और हाँ, आज से तुम मेरे कमरे में नहीं आओगे। विंग कहता है, तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? वांग जी कहता है, तुम नीचे रहोगे सर्वेंट्स के साथ, नीचे जाओ और अपने लिए एक कमरा देख लो। ये कह के वांग जी कमरे से बाहर निकल गया। विंग वहाँ पर बैठा ही रह गया। उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ आंसू निकल रहा था। पता नहीं क्या सोचा था उसने और क्या हो गया। वो हमेशा से सोचता आया था कि जब एक अल्फा को या फिर ओमेगा को उसका मेट मिलता है तो वो लोग खुशी खुशी रहते हैं, खुशी खुशी अपना लाइफ बिताते हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे के लिए मरने को भी तैयार हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि उसने तो अब तक उसके मदर फादर को ऐसा ही देखा था ना। उसके फादर उसके मदर से कितना ज़्यादा प्यार करता था। अगर उसके मदर को ज़रा सा भी खरोच जाए तो उसके फादर पूरे घर को अपना सर पे उठा लेता था। उसने अपने सीचे और उस जिन जिसवान के बीच में भी तो ऐसा ही प्यार देखा था, और अपने आचंग काका और वेन चिंग के साथ भी तो ऐसा ही था ना। फिर विंग उन लोगों से अलग क्यों है? विंग तो उन्हीं फैमिली में से एक है ना। तो फिर विंग का डेस्टिनी ऐसा क्यों है? एक तो विंग अपने अल्फा से अपने आप को दूर रख रहा था। विंग पहले से ही शायद अंदाज़ा लगा लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो विंग को बहुत पेन होगा, इसीलिए विंग अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन फाइनली वांग जी ने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया कि विंग धीरे धीरे वांग जी के प्यार में पड़ गया। और आज जब विंग अपने और वांग जी के रिश्ते को एक चांस देना चाहता था तो विंग के साथ वांग जी ने ऐसा बिहेव किया। विंग चुपचाप अपने सामान को लेकर नीचे चला जाता है। घर में कुछ सर्वेंट्स को नीचे रूम दिया गया था और विंग और वांग जी ऊपर रहते थे, लेकिन वांग जी ने उसे सर्वेंट के रूम में जाने के लिए कहा। विंग के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो क्या कहे, किससे जाके क्या बोले, उसे पता ही नहीं चल रहा था। वो बस वहाँ बैठकर रोने लगता है। विंग को ऐसे बैठे बैठे पूरा दिन निकल जाता है। फाइनली जब शाम होता है, विंग को रियलाइज़ भी नहीं होता है कि कब वांग जी घर पे आ गया है। वांग जी जब घर पे आके देखता है कि विंग अभी भी वहाँ बैठा है, वांग जी विंग को वहाँ से हटाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ अभी तक मेरे कमरे में रहने की? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नीचे सर्वेंट्स के साथ रहोगे। विंग कुछ नहीं कहता, उसकी आंखों से आंसू सूख गया था। वो बस बेजान होकर वांग जी को देखता रहता है। दिल टूटना किसे कहते हैं? आज विंग से अगर कोई पूछता तो शायद विंग उसके बारे में एक नोवेल लिख देता। विंग कहता है, वो मैं बस जाने वाला। वांग जी कहता है कि खबरदार, और
तुमने खाना भी नहीं बनाया, तुम पूरे दिन ऐसे ही बैठा था। विंग कहता है क्या मैं खाना बनाऊँ? सर्वेंट्स तो है ना। वांग जी कहता है चाहे सर्वेंट्स हो या फिर ना हो, आज से तुम इस घर के सारे काम करोगे, तुम खाना बनाओगे, तुम सब कुछ करोगे। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो वांग जी से क्या बोलेगा। वो बस चुपचाप वहाँ से उठकर चला जाता है नीचे एक कमरे में, जो कमरा खाली पड़ा था। उस कमरे में जाके विंग बस अपने आप को सिमट कर वहाँ सिसकियाँ लेने लगता है। उसे उम्मीद भी नहीं था कि उसका अल्फा कभी भी उसके साथ ऐसा बिहेव करेगा। जो कुछ दिन पहले विंग को कितना प्यार जाता रहा था, विंग को प्यार से देख रहा था, आज वही विंग के साथ ऐसा बिहेव विंग को हजम नहीं हो रहा था। विंग यकीन ही नहीं कर पा रहा था। दरअसल वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड था, इसलिए विंग के साथ ऐसा बिहेव किया था। उसे लगा था कि जब वो विंग के साथ उस विला में मूव हो जाएगा तो वो अपना मन मुताबिक चीज़ें कर सकता है, लेकिन अभी तक मैडम लैन ने उसके ऊपर नज़र गड़ाए बैठी थी। वांग जी अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर पाता। इसी तरह दिन बीतता जाता है। अब 2 महीने हो गया था उन दोनों को उस विला में जाते हुए। वांग जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लगा था क्योंकि चीज़ें सब कुछ ख़राब चल रहा था। वांग जी के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा था। कहाँ वांग जी ने प्लान किया था कि फिल्म में वो होने के बाद वो फे को ट्रिप से वापस लेकर आएगा, लेकिन उसके मदर उसके ऊपर ऐसे नज़र कराए बैठा था कि वांग जी कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहा था। वांग जी बहुत अच्छे से प्रिटेंड करता था कि उसका और विंग के बीच में सब कुछ सही है। मैडम लैन कभी कभी उनके घर आता था, तब वांग जी विंग से उनको वार्न कर दिया था कि वो मैडम यू के सामने चुप रहे। वही सर्वेंट्स को भी वार्निंग दिया गया था कि वो मैडम लैन के सामने कुछ मत बोले। सर्वेंट्स बेचारा भी क्या करते, अपना जॉब तो नहीं खोना चाहते थे, इसलिए वो लोग भी चुप रहे। लेकिन कभी कभी उन लोगों को विंग को देखकर तरस आता था। विंग को पहले खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। विंग ने खाना बनाते बनाते पहले दिन अपना हाथ चला लिया था, लेकिन वांग जी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे विंग को बहुत ही ज़्यादा पहले प्रॉब्लम होता था, लेकिन धीरे धीरे विंग ने अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट कर लिया था। विंग के सामने अब कोई उम्मीद नहीं था। विंग सोचता है कि वो उसे ऐसे ही लाइफ बिता देना होगा। विंग के फैमिली मेम्बर्स, उसके सिस्टर, उसके माता विंग को हर रोज़ कॉल करते थे। वो लोग हमेशा पूछते थे कि आसियान तुम ठीक हो ना, तुम्हारा और वांग जी का रिश्ता कैसा है। लेकिन विंग हमेशा मुस्कुरा कर उनके बातों को टाल देता था और कभी कभी झूठ बोल दिया करता था कि वो बहुत खुश है और वो अभी वांग जी के साथ ही है। जब मैडम लैन आती थी, वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। विंग को दिल करता था कि वो मैडम लैन के बाहों में सिमट जाए और रोए, अपने दिल को हल्का करे, लेकिन वह नहीं कर सकता था क्योंकि अगर उसने कुछ किया तो वांग जी उसके ऊपर और भी ज़्यादा टॉर्चर करेगा। जो विंग हंसता था, खेलता था, नादानियाँ करता था, वो विंग धीरे धीरे अपने आप में सिमटने लगा था क्योंकि ना ही उसके पास कोई था जो कि उसे संभाल सके और ना ही कोई था जिसके साथ वो अपने बातों को खुलकर कर सके। विंग बस अपने आप में ही घुट रहा था। 2 महीने फुल वांग जी के ऊपर नज़र रखने के बाद जब मैडम लैन को लगता है कि वांग जी पूरी तरह से सुधर चुका है, तब मैडम लैन ने अपने गार्ड्स को कहा कि वो वांग जी का और ज़्यादा पीछा ना करे क्योंकि मैडम लैन वांग जी और विंग के प्राइवेट टाइम पर अब वैसा वार नहीं कर सकती। वांग जी ने पूरी तरह से सबके आंखों में धूल झोंक कर रखा हुआ था। जब वांग जी को पता चला कि उसके मातर ने उसके ऊपर से नज़रदारी हटा दिया, तब वांग जी ने फे को ट्रिप से वापस लाया। अब वो कई दिनों तक विला में वापस भी नहीं आता था। वो फे के साथ फे के अपार्टमेंट में जाके रहता था। वांग जी को समझ नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि वो जब भी विला में जाता था वो अपने आप को विंग की तरफ अट्रैक्ट फील करता था। उसे विंग की तरफ एक खिंचाव महसूस होता था, लेकिन दूसरी तरफ फे था जिसको वो वांग जी छोड़ नहीं सकता था। वांग जी मन ही मन अपने फीलिंग से जूझ रहा था। कभी कभी तो ऐसा लगता था वांग जी को कि वो सच में अपने ओमेगा से प्यार करता है, वो सच में विंग को अपने लाइफ में चाहता था, लेकिन दूसरे पल उसके दिमाग कुछ और कहता था कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फे बनी है, ना ही कोई ओमेगा और ना ही कोई मेट वांग जी के लिए बना है। इसी दुविधा में वांग जी था। अब तो वांग जी खुले में फे के साथ घूमता था। ऐसा नहीं कि वो खुले में घूमता था, वो फे और अपने रिश्ते को बहुत ही सीक्रेटली कैरी कर हुआ चल रहा था ताकि मैडम लैन को ये भनक भी ना लगे। दोनों को विला में हुए अब 3 मंथ हो चुका था। 1 मंथ से
मैडम लैन ने वांग जी के ऊपर निगरानी बंद करवा दिया था। वांग जी को ये बात पता चलते ही वांग जी तुरंत फे को वापस लाता है ट्रिप से। वांग जी और फे के अपार्टमेंट में था। फे वांग जी के नेक को अपने दोनों हाथों से कैच करते हुए कहता है कि वो बहुत खुश है कि वांग जी फाइनली उसे वापस लेके आया है, वरना उसे तो लगा था कि वांग जी उसे भूल गया है और वांग जी उसके पास कभी भी वापस नहीं आएगा। फे के इस बात को सुनते ही वांग जी फे को तुरंत अपने गले से लगा लेता है और कहता है कि आखिर फे के ऐसी बात सोचने की हिम्मत भी कैसे हुई, क्योंकि वांग जी फे के बिना जिंदा ही नहीं रह सकता। फे वांग जी के दिल और दिमाग में इस कदर फंसा हुआ है कि फे के बिना वांग जी अपने लाइफ का एक पल भी नहीं सोच सकता था। वांग जी के बातों को सुन के फे के एक्सप्रेशन चेंज होता है। वो स्मिक करती है और मन में कुछ सोचती है। जब वांग जी घर वापस आता है तो विंग ने डिनर टेबल पे लगा दिया था। वांग जी विंग से कुछ कहे बिना ही ऊपर चला जा रहा था। ऊपर जाने के बाद वो नीचे नहीं आया था। जब वांग जी घर के अंदर आया था तो विंग को वांग जी के ऊपर से किसी और ओमेगा का स्मेल आ रहा था। विंग को वांग जी से घिन आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। जब तक वांग जी नहीं आता और विंग उसे सर्व नहीं कर देता खाना, तब तक विंग वहाँ से कहीं नहीं जा सकता था। ऐसे ही 1 घंटा बैठा रहा विंग, लेकिन वांग जी अभी तक नहीं आया। जब विंग सर्वेंट को वांग जी को बुलाने के लिए भेजता है तो सर्वेंट आके कहता है कि मास्टर ने पहले से ही खाना खा के आ चुका है। और विंग को ये जानकर बहुत ही दुख हुआ कि आखिर वांग जी बाहर खा के आने वाला था, तो उसने विंग को क्यों नहीं बताया। विंग ने खामोखा ही अपना हाथ चलाकर वांग जी के लिए खाना बनाया। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। वांग जी पूरा विंग को इग्नोर करता है, लेकिन एक दिन ऐसा होता है जिससे कि विंग की पूरी दुनिया पलट जाती है। एक दिन वांग जी रात को नशे में धुंध होकर घर आता है। उसे खुद भी नहीं पता चल रहा था कि वो किधर पैर रख रहा है और किधर अपना नज़र करा रहा है। वो वांग जी गिरने ही वाला था कि विंग जाके वांग जी को पकड़ लेता है। विंग के टच पाकर वांग जी का आंखों का कलर तुरंत चेंज हो जाता है। सर्वेंट सभी सो चुके थे, सिर्फ विंग बैठा था ताकि वांग जी आने के बाद विंग वांग जी को खाना सर्व कर सके। लेकिन वांग जी के हालत को देखकर अब विंग को नहीं लगता कि वांग जी खाना खा पाएगा। विंग का दिल करता है कि वो वांग जी को वहीं पे छोड़ के चला जाए, लेकिन विंग का उल्फ वांग जी को उसके कमरे में पहुंचा देने के लिए कह रहा था। विंग वांग जी को अपने कमरे में पहुंचाने के लिए गया। उसने वांग जी को सुला दिया, लेकिन वांग जी उसके हाथों को पकड़ लिया। वांग जी की आंखों का कलर पूरी तरह से रेड हो चुका था। वांग जी अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा। विंग वहाँ टिक नहीं पा रहा था। विंग को अजीब सा महसूस हो रहा था। विंग वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन वांग जी विंग को कस के गले लगा लिया और उसके नेक को स्निफ करने लगा। धीरे धीरे विंग को अपने अंदर हॉट फील हो रहा था। वांग जी अब विंग के नेक को किस करने लगा। वांग जी के इस एक्शन से विंग अपने आप को नहीं रिएक्ट करने से नहीं रोक पा रहा था। विंग के आंखों का कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लगा था। अब विंग पूरी तरह से अपना ओमेगा उल्फ फॉर्म में आ चुका था। तो वांग जी पूरी तरह से ड्रंक था और ऊपर से उसका उल्फ उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। वांग जी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहा है। वो अपने होशो आवाज़ में ही नहीं था। दूसरी तरफ विंग जो कि अपने होशो आवाज़ में था, वो अपने उल्फ को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार दोनों मेडेड थे, तो फिर विंग अपने आप को भी नहीं रोक पाया। एक पल के लिए विंग ने सोचा जो होता है वो होने देने के लिए, और फिर देखते ही देखते वांग जी ने विंग को पीठ पर पिन कर दिया और उसके ऊपर से सारे कपड़ों को हटाने लगा। वांग जी उसी स्पीड से अपना कपड़े को भी चीर फाड़ के बाहर फेंक देता है नीचे। वांग जी विंग के पूरी बॉडी के साथ खेल रहा था। धीरे धीरे विंग भी पूरा अपना अल्फ ओमेगा फॉर्म में आ चुका था। अब वांग जी और विंग नहीं, बेचन और सुवियन था। सुवियन और बेचन एक दूसरे को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहा था, अपने टचेस को फील कर रहा था। विंग को ऐसे ही घुटते हुए बेचन ने सुवियन के नेक के अंदर अपना फैंक्स को गड़ा दिया और उसे मार्क कर दिया। सुवियन ने भी ठीक वैसा ही किया। उसने बेचिन के नेक में अपना फैंक्स को गड़ा दिया और उसे भी अपना अल्फा मार्क कर दिया। दोनों अब पूरी तरह से एक दूसरे के हो रहे थे। वांग जी और विंग बहुत अजीब अजीब आवाज़ निकल रहा था और रूम के अंदर दोनों के फेरोमोन्स मिक्स हो गया था। नीचे सर्वेंट्स को भी पता चल रहा था कि ऊपर क्या हो रहा है, क्योंकि रूम साउंड प्रूफ नहीं था। दोनों ही आज जो हरकतें कर रहे थे, कल शायद उसके लिए दोनों ही रिग्रेट करने वाले थे, लेकिन अब क्या करें, जो होना वो तो होकर ही रहेगा। धीरे धीरे सुबह निकलता है। जब विंग आंखें खोलता है तो देखता है कि कोई उसे कस के पकड़ा हुआ है। विंग के नेक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। विंग आंखें खोल के छटपटा रहा था अपने आप को उसके हाथ से बाहर निकलने के लिए। विंग के छटपटाने से वांग जी का भी नींद टूट गया। उसने आंखें खोलकर विंग को अपने सामने देखा, जो कि उसके हाथों से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा था, क्योंकि वांग जी विंग को बहुत ही टाइटली होल्ड किए हुए था।
वांग जी को तुरंत याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ। कल रात वो एक पार्टी में गया था और वहाँ उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रंक कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपने होश में नहीं था। लेकिन वो सोचता है कि आखिर वुइंग क्या कर रहा है यहाँ। वुइंग तो अपने होश में था, वो चाहे तो वांग जी को रोक सकता था, लेकिन वांग जी को लगता है कि वुइंग ने उसका फ़ायदा उठाया है उसे ना रोककर। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत वुइंग से कहता है कि वो तुरंत उस रूम से निकल जाए। वुइंग भी अपना कपड़े को उठाते हुए वहाँ से बहुत मुश्किल से एक पर करके लंगड़ाते हुए चला जाता है। विंग के तमन्ना पूरी दुनिया उजर गई थी। विंग सोचता है कि आखिर वो ऐसा सोचा भी कैसे कि उसके अल्फा उसे अपनाएगा। ये तो बस एक मिस्टेक था। ये सोच के विंग जाके एक पेन किलर लिया और काम को करने लगा, क्योंकि अब विंग को आदत पड़ गया था ऐसे ही काम करने का। अब ये विंग का डेली रूटीन बन गया था। सुबियन तो बहुत ज़्यादा खुश था कि फाइनली उसका मेट ने उसे अपना लिया। विंग को कहीं ना कहीं इसके बाद उम्मीद था कि वांग जी उसे अपना लेगा। उस दिन विंग के साथ इंटीमेट होने के बाद वांग जी विंग एक दूसरे को मार्क कर दिया था, जिसकी वजह से वांग जी विंग की तरफ खींचा चला जा रहा था। 2 दिन बीत गया था। अब वांग जी का बिहेवियर कहीं ना कहीं विंग के लिए सॉफ्ट होता जा रहा था। वांग जी उस दिन के बाद से रोज़ आता और विंग के साथ इंटीमेट होता। वो विंग का केयर करने लगा था धीरे धीरे। वांग जी को खुद ही समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या कर रहा है। वो अगर कुछ ज़्यादा सोचने जाता तो उसके सिर में इतना ज़्यादा दर्द होता कि उसे लगता था कि वो सिर दर्द की वजह से उसके दिमाग की नस फट जाएगा। वांग जी को लग रहा था कि ये सब बस इसलिए था कि दोनों ने एक दूसरे को मार्क कर दिया था। 2 दिन से जिस तरह से वांग जी विंग का केयर कर रहा था, विंग बहुत ज़्यादा खुश था। विंग के उल्फ विंग को समझा रहा था कि देखा, इस वजह से तुम दोनों एक दूसरे से दूर थे, सिर्फ एक मार्क के वजह से। अब तुम्हारा अल्फा तुम्हें प्यार करने लगा है, अब तुम्हारा अल्फा तुम्हारा केयर करता है। विंग भी अपने उल्फ के बातों का हाँ में जवाब दिया, क्योंकि वो कुछ दिनों से वांग जी के बिहेवियर में चेंजेस देख रहा था। वांग जी उसका केयर कर रहा था, उसके लिए यही बहुत था। क्योंकि इन 2-3 महीनों में विंग के साथ वांग जी ने जैसा बिहेव किया था, विंग कहीं ना कहीं वांग जी से उम्मीद हार बैठा था। विंग को कभी भी नहीं लगा था कि वांग जी उसके पास भी आएगा या फिर उसको कभी भी अपना लाइफ में अपनाएगा। विंग कुछ दिनों से खुश रहने लगा था। उसे बस इस बात का डर सताता था, या फिर उसे एक बात अच्छी नहीं लगती थी, वो था कि जब कभी कभी वांग जी बाहर से आता था तो उसके ऊपर से किसी और ओमेगा का स्मेल आता था, जो विंग को बिल्कुल पसंद नहीं था। विंग अपने मन में ही सोचता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी तो वांग जी उसको अपनाना ही शुरू किया है, धीरे धीरे विंग और वांग जी के बीच सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन विंग को क्या पता था कि वांग जी विंग के लाइफ में कौन सा तूफान लाने वाला था। विंग एक दिन घर के काम कर रहा था, तभी वांग जी आया, और अकेले नहीं आया था, वो साथ में किसी लड़की को लेकर आई थी, जो कि एक ओमेगा थी और दिखने में बेहद खूबसूरत थी। विंग को इनसिक्योर तो फील हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह वांग जी का घर है। अगर वो वांग जी से कुछ पूछने जाएगा तो क्या पता वांग जी कैसे रिएक्ट करे, उसके बातों को कैसे ले। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही वांग जी ने कहा, वे वुसियान, इससे मिलो, ये मेरा गर्लफ्रेंड वांग फे है, आज से ये हमारे साथ रहने वाली है, और हाँ, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। खबरदार जो फे को किसी भी बात पे शिकायत का मौका दिया तो। वांग जी की बातें सुनकर विंग दंग रह गया कि आखिर ये कौन है, वांग जी का गर्लफ्रेंड। विंग को लगा कि उसने इस लड़की को कहीं तो देखा है। वो जब अपने दिमाग पे चोट डालता है तो उसे याद आता है कि अरे हाँ, ये तो वही लड़की है जिसे विंग ने उस पार्टी में देखा था वांग जी के साथ, जब वो पहली बार वांग जी से मिला था और वांग जी उसका मेट निकला था। विंग कहता है लेकिन वांग जी उसे चुप कराते हुए कहता है कि लेकिन कुछ नहीं, मैंने जैसा कहा वैसा ही करो, और हाँ, आज से इसकी खाने पीने का सारी जिम्मेदारी तुम्हारा है। विंग कहता है मेरा, लेकिन सर्वेंट। वांग जी कहता है कि कोई सर्वेंट नहीं, और ना ही कोई सर्वेंट आएगा, क्योंकि मैंने सारे सर्वेंट को भगा दिया है। सिर्फ और सिर्फ विला के बाहर जो सर्वेंट रहते हैं कॉटेज में, वही सर्वेंट अब से रहेगा, बाकी घर का काम तुम देखोगे। विंग ने कहा वांग जी ने कहा हाँ, आज से तुम सर्वेंट के सारे काम करोगे। विंग कुछ नहीं कह पाता, विंग बस वहाँ पे खड़ा रह जाता है कि तभी वांग फे विंग को तब से अपने एक डेविल स्माइल लेके घूर रही थी। वो फाइनली विंग से कहता है कि सुना नहीं, मास्टर ने क्या कहा, सर्वेंट होकर ऐसे नखरे दिखाते हो, जाओ जाके खाना रेडी करो, हम लोग खाने के लिए नीचे आ रहे हैं। ये कह के वो वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। विंग ने उसकी तरफ देखने लगा। विंग पूछता है तो ये यहाँ पे रहेगी तो फिर कमरा रेडी। वांग जी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं। तभी विंग ने कहा कि हाँ, कोई ज़रूरत नहीं, भला वांग जी के होते हुए मैं किसी और रूम के क्यों रुकूँ, हम दोनों एक ही रूम पे रहने वाले हैं, है ना वांग जी। उसने वांग जी की तरफ देखा और एक प्यारी से स्माइल दिया। विंग को बहुत घिन आ रहा था इससे, लेकिन वांग जी ने हमें अपना सिर हिला दिया।
और विंग की तरफ देख के एक डेविल स्माइल किया और फिर वांग जी के हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ चला गया वांग जी के रूम पे। विंग क्या कहे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस ब्लैंकली जाके खाने को डिनर टेबल पे सर्व करने लगा। कुछ देर बाद वांग जी और फे नीचे आए, एक साथ हाथ पकड़कर दोनों बैठ गए और फिर विंग ने उन्हें सर्व किया। वांग जी और फे एक दूसरे को बहुत प्यार से खाना खिला रहे थे। दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर रहे थे, जो देखकर विंग का अंदर बिल्कुल टूट सा जाता है। विंग ने खाना भी नहीं खाया था। दोनों के खाने के बाद दोनों चले गए। विंग अक्सर वांग जी के खाने के बाद खाता था क्योंकि वांग जी को पसंद नहीं था कि विंग वांग जी के साथ एक साथ बैठ के खाए, इसीलिए वांग जी के जाने के बाद ही विंग खाता था। लेकिन आज मानो विंग का भूख ही मर गया था। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जो विंग अब तक प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को सख्त दिखाने की कोशिश कर रहा था। अब वो पूरी तरह से ज़मीन पर बैठकर अपने दोनों घुटनों को हाथों से पकड़कर और हाथों के ऊपर अपना फेस को रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उससे पहले विंग ने बाथरूम का शावर ऑन कर दिया था क्योंकि वो रूम साउंड प्रूफ नहीं था और विंग अपने आप को उन लोगों के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहता था। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी रोने का आवाज़ ज़रा सा भी बाहर जाए और उन लोगों को ज़रा सा भी भनक लगे कि विंग रो रहा है या फिर विंग को कुछ फ़र्क पड़ता। दरअसल जब विंग के साथ मीटिंग करने के बाद वांग जी उस दिन ऑफिस गया था तो फे वांग जी के पास आई थी। वांग जी के पास से फे को किसी और ओमेगा का स्मेल आ रहा था और उसने वांग जी के गले में वो बाइट मार्क भी नोटिस किया। उस दिन से फे बिल्कुल जल भुन गई थी। वो बहुत ही इनसिक्योर हो गई थी। वो अब वांग जी को अपने पास रखना चाहती थी। उसने कुछ प्लान किया और वांग जी से जिद पकड़ ली कि वो वांग जी के साथ वांग जी के विला में जाके रहना चाहती है। वांग जी ने बहुत मना किया। दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ क्योंकि इस बीच वांग जी ना ही तो फे के पास जा पा रहा था और ना ही फे के साथ किसी तरह की रिलेशन बना पा रहा था, जिससे कि फे बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी। लेकिन वांग जी वो तो हर रोज़ विंग के पास जाता था। वांग जी 2 दिनों में बिल्कुल मिस बन गया था। एक तो फे के साथ उसका झगड़ा, ऊपर से विंग के पास जब भी वो जाता था विंग के साथ टाइम बीता था। उसके बाद से मानो वांग जी का दिमाग का नस फटने लगता था। उसे ऐसा लगता था कि उसका अभी मौत हो जाएगा। वांग जी समझ नहीं पाता था कि आखिर उसे इतना सर दर्द क्यों होता था, आखिर उसके साथ प्रॉब्लम क्या था। तभी वांग जी को न्यूज़ मिलता है कि मैडम लैन कुछ दिन के लिए कुछ ही काम से बाहर जाने वाली थी। तभी वांग जी को मौका मिल गया और इसी बीच उसने फे को हाँ कर दिया कि वो उसे अपने विला में लेके जाएगा और आज फे वांग जी के साथ था। वैसे ही दिन बीतता गया। विंग तो अब अपने आप से सिमट चुका था। वो बस पूरा दिन उठ के काम करता था और रात को चुपचाप जाके सो जाता था। ये भी कहना सही नहीं होगा क्योंकि जब से फे आया था तब से वांग जी ने विंग को टच भी नहीं किया था। यहाँ तक कि वांग जी तो विंग का केयर भी नहीं करता था। वो बस हर वक्त फे के साथ रहता था। अगर गलती से भी कभी वांग जी विंग से पूछ लिया कि विंग ने खाना खा लिया है या फिर नहीं, उसके बाद विंग को फे का असली रूप देखने को मिलता। फे विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था। फे विंग को तरह तरह की बातें बोलता था कि आखिर विंग के फैमिली कैसा फैमिली है जो विंग को यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है। विंग के फैमिली मेम्बर्स को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। फे धीरे धीरे विंग के दिमाग में उसके फैमिली मेम्बर्स को लेके जहर डाल रहा था। पहले तो विंग फे के बातों को पूरा इग्नोर कर देता था, लेकिन कुछ दिनों से विंग को अजीब सा लगने लगा था। उसके भावनाओं पर कोई कंट्रोल नहीं था, मानो कि उसे दिमाग से कोई और कंट्रोल कर रहा था। और ये सब कुछ फे के आने के बाद हो रहा था। यहाँ तक कि विंग को खाने में भी कभी कभी कुछ अजीब सा महसूस होता था, लेकिन विंग को जिंदा रहने के लिए चुपचाप खाना पड़ता था। फे धीरे धीरे विंग के दिमाग के साथ खेलने लगी थी। एक तो विंग पूरा दिन काम कर कर थक हार जाता था और रात को उसे वांग जी के रूम में से फे और वांग जी के अजीब अजीब आवाज़ सुनने को मिलता था, जिसकी वजह से विंग पूरा मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। क्योंकि एक तो उसे प्रॉपर स्लीप नहीं मिलता था, पूरा दिन काम करना पड़ता था और ऊपर से फे शायद उसके साथ कुछ कर रही थी, जिसकी वजह से विंग अपना दिमागी संतुलन धीरे धीरे खो रहा था। रात को उसे समझ आता था कि फे और वांग जी एक साथ टाइम बिताते थे, इंटीमेट होते थे। विंग को अपने पूरे बॉडी में जलन होता था, पूरे बॉडी सिकुड़ जाता था क्योंकि वांग जी विंग का मेट था और मार्क अल्फा था। वो अगर किसी और के साथ ऐसे रिलेशन रखेगा तो विंग के ऊपर ये थोड़ी ना अच्छा असर करने वाला था। विंग को हर कुछ समझ आता था, लेकिन विंग कुछ नहीं कह पाता था। विंग पूरा डिप्रेशन में चला गया था। विंग अपने आप को इतना अकेला फील करता था। धीरे धीरे फे की बातों की वजह से विंग के दिल में अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए पूरा नफरत भर चुका था। विंग अब अपने आप को मार डालना चाहता था। विंग को समझ नहीं आता था कि वो क्या कर रहा है। सुफियान कभी कभी विंग को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन विंग सुफियान की बातों को भी समझ नहीं पाता था। विंग धीरे धीरे कुछ ना कुछ भूलता ही रहता था, मानो उसे कोई भूलने की बीमारी हो गया हो। चलिए दोस्तों, आज के पार्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बस एक बात कहना चाहूँगी कि
डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपका राय कमेंट में बताना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।